वंस अगेन वेलकम इन द प्रेजेंट सेशन। और आज का ये सेशन नाउन का सेशन है, यानी कि आज की सेशन के माध्यम से मैं फिर से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ नाउन चैप्टर का। तो आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो पता है कि मैं क्या करूँगा। तो कल आप क्या कीजिए, आप अपने हाथ में एक बुक ले सकते हैं। बुक जैसा कि आपको पता है कि मैं इस बुक का यूज करता हूँ। इस बुक का नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश और इसके राइटर हैं आर पी सिन्हा। और आपको आ जाना है नाउन चैप्टर पर। नाउन चैप्टर जहाँ पर स्टार्टिंग है वहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है टेस्ट योर सेल्फ। पेज नंबर है 159। मैंने पेज नंबर भी बता दिया, 159 पेज पर आ जाइए जहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था कि जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। तो चलिए मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ता हूं, फिर क्वेश्चंस लिख करके एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखिए, यह है टेस्ट योरसेल्फ। ये टॉपिक का नाम है। इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है करेक्ट और जस्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। करेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपका दिया गया सेंटेंस इनकरेक्ट है तो उसको आप करेक्ट कर दीजिए। और जस्टिफाई का मतलब है कि अगर सेंटेंस करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ही इज अ फादर ऑफ माइंड। ही इज अ फादर ऑफ माइंड। ये क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्वेश्चन इनकरेक्ट क्यों है। तो समझते हैं अगर इनकरेक्ट है तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, सो समझिए। सबसे पहले जानिए एक फॉर्मूला होता है, आर्टिकल आ गया, उसके बाद नाउन आ गया जो कि सिंगुलर होगा, उसके बाद ऑफ आ जाए और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रोनाउन जो पोजीशन का बोध कराता है। एग्जाम्पल के रूप में माइन, हिज, हर, आवर, योर, आवर्स, योर्स, देयर्स, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो जब भी कोई इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो तो इसका मतलब होता है में से एक। क्या मतलब होता है? में से एक। इस बात को समझना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मैंने लिखा ए ब्रदर ऑफ माइन। इसका सिंपल सा मतलब होता है मेरे भाइयों में से एक। अ सिस्टर ऑफ योर्स, इसका मतलब होता है तुम्हारे बहनों में से एक। ठीक है। ए फ्रेंड ऑफ हर्स, और इसका मतलब होता है उसके दोस्तों में से एक। ऐसा करके हम मीनिंग निकालते हैं। अंतर समझिए सेंटेंस का। एक सेंटेंस है ही इज माई ब्रदर, इसका मतलब होता है वो मेरा भाई है। और यहां पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि एक भाई है कि अनेकों में से एक है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो मेरा भाई है। लेकिन एक सेंटेंस है ही इज अ ब्रदर ऑफ माइन, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो मेरे भाइयों में से एक है। ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या मीनिंग देता है? वो मेरे भाइयों में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये स्ट्रक्चर, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हर जगह यूज नहीं किया जा सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज आप हर जगह पे नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते इस बात को समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है ही इज माई फादर। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वो मेरे पापा हैं। और आपने एक सेंटेंस लिखा ही इज ए फादर ऑफ माइन, इसका मतलब कि वो मेरे कई पापाओं में से एक हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं। पापा एक होते हैं, इसलिए आप ऐसे सेंटेंसेस को लिख नहीं सकते हैं। ये सेंटेंस जाकर के यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन यही भाई है, बहन है, या फिर दोस्त की बात आती है, अंकल की बात आती है, तो वैसे स्थिति में आप ऐसे सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस में क्या एरर है। और अगर आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में एरर है और सेंटेंस में एरर क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने सेंटेंस है ही इज ए फादर ऑफ माइन, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। बात जब इसके करेक्ट करने की आएगी तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज माई फादर। हाँ, फादर की जगह पर ब्रदर, सिस्टर या फिर फ्रेंड, अंकल, इस टाइप के कुछ टर्म रहते तो फिर आप इस स्ट्रक्चर, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जा सकते थे। तत्काल इसका सही होगा ही इज माई फादर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। इट्स ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आवर
5 years plans are defective। चलिए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सेंटेंस का कॉन्फ़िगरेशन ये गलत होता है। गलत क्या है कि हाइफन के बाद इस केस में, हाइफन के और सारे केसेस होते हैं, लेकिन जब हम इस केस की बात करते हैं तो हाइफन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। आप हाइफन के बाद कभी प्लूरल नाउन का यूज नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने लिखा आई हैव ए 10 हाइफन रुपी नोट, ये सेंटेंस सही है। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि आई हैव ए 10 हाइफन रुपीज नोट, ऐसा लिखेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। या फिर कोई सेंटेंस है आई हैव और 2 ही लिख दीजिए, 2 10 हाइफन रुपीज नोट्स, तो ये सेंटेंस भी गलत है। अच्छा, गलत क्यों है सो समझिए। यहां पर हमने रुपीज लिखा है इसलिए सेंटेंस गलत है। रुपीज होने की वजह से सेंटेंस गलत हो रहा है। इसको जब हम इंप्रूव करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव 2 10 हाइफन रुपी नोट्स, और तब जाके कहीं हमारा सेंटेंस जो है सो करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। और भी केसेस हाइफन के आते हैं जहां पर हाइफन के बाद आने वाले नाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन तत्काल हम इस केस की बात कर रहे हैं। इस पर मैंने क्लासेस भी आपको दिए हैं। तो आप हाइफन के बाद आने वाले नाउन को प्लूरल नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये जो सेंटेंस अभी आपके सामने है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब बारी आएगी करेक्ट सेंटेंस की, तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई आवर 5 year plans are defective। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेंट्रीज ऑफ द टाउन हैव बीन इनवाइटेड। फिर एक बार मैं आपको पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। पीछे ले जाने का मतलब है मैंने जो थ्योरी बतलाया था उस पर आपको मैं ले चलता हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जेंट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं जेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, ये जो शब्द हैं, कैटल, ऐसे शब्द हैं जो खुद प्लूरल होते हैं। मतलब अब इनमें एस लगा करके और या किसी और भी प्रोसेस से हम इसको प्लूरल बनाने की गलती ना करें। यहाँ पर तत्काल आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जेंट्रीज, जो कि गलत है। जेंट्री खुद में प्लूरल वर्ड होता है, इसलिए आपको जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे द जेंट्री, बाकी सारा चीज वही रह जाएगा। अब द टाउन हैव बीन इनवाइटेड, आपका स्टेटमेंट सही हो गया। नाउन चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। आपने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो प्योर सिंगुलर होता है। प्योर सिंगुलर होने का मतलब होता है कि उस नाउन के पहले ना तो आप आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही उस नाउन के साथ एस जोड़ सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो प्योर सिंगुलर है। अब प्योर सिंगुलर है इसका मतलब आप इसमें से तो लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो तत्काल आप इन्फॉर्मेशन को जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन करेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू furnitures and machineries have been bought। सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो हम इसको करेक्ट करेंगे। अब क्या गलती है सो देखिए, यहां पर गलती है फर्नीचर्स और मशीनरीज में। जो कंडीशन इंफॉर्मेशन वर्ड के साथ है, सेम कंडीशंस फर्नीचर और मशीनरी शब्द के साथ है। मतलब इंफॉर्मेशन की तरह ही फर्नीचर और मशीनरी वैसे वर्ड्स हैं जो प्योर सिंगुलर होते हैं। प्योर सिंगुलर होने की वजह से आप इसको फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका होता है फर्नीचर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप इसको मशीनरीज नहीं कर सकते हैं, तो ये होता है मशीनरी। जैसे ही आप फर्नीचर्स को फर्नीचर और मशीनरीज को मशीनरी करेंगे, क्या आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? बोलिए, करेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चैप्टर नाउन चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट योर सेल्फ चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि टेस्ट योर सेल्फ में जो भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, प्रत्येक क्वेश्चंस को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, जस्टिफाई करूंगा कि करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, या फिर अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, उस इनकरेक्ट की जगह पर क्या होगा करेक्ट सेंटेंस।
इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नाउन चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप बुक में भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पर बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन है, इन हिज पोइट्रीज वर्ड्सवर्थ हैज described lovely sceneries। पहला इंफॉर्मेशन, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। भाई क्यों इनकरेक्ट है तो देख लीजिए, पोइट्री और सीनरीज को देख लीजिए। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मशीनरी, क्रोकरी, लगेज, बगेज, डॉट, म्यूजिक, या जो भी पोइट्री और सीनरी है, ये प्योर सिंगुलर वर्ड होते हैं। प्योर सिंगुलर होने का मतलब है ना तो इस वर्ड के पहले आप आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं और ना ही इनमें एस आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि पोइट्रीज तो आप नहीं लिखेंगे, इसलिए ये होगा पोइट्री, और फिर ठीक उसी प्रकार से सीनरी आप सीनरीज नहीं लिख सकते तो ये होगा सीनरी। तो जैसे ही आपने पोइट्री और सीनरी किया कि आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। अब इस क्वेश्चन को ले लीजिए, ये क्वेश्चन करेक्ट है। करेक्ट है इसका मतलब मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक शब्द होता है मैथमेटिक्स, हमने ऐसा चर्चा किया है, आपने भी पढ़ा होगा। इस मैथमेटिक्स के साथ दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है, या फिर इसका यूज क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो मैथमेटिक्स शब्द का प्रयोग जब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है तो ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। जब क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है तो इसे प्लूरल रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे एग्जांपल है मैथमेटिक्स डैश अ गुड सब्जेक्ट। अब ऑप्शन में इज एम आर है तो आप यहाँ इज के साथ जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया गया। मैथमेटिक्स इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज। लेकिन जैसे ही आप लिखेंगे यू और ही जैसा कुछ लिखते हैं मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। ये मैथमेटिक्स शब्द जो है किसी के क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को छोटा सा काम देते हैं और छोटे छोटे हिसाबों में ज़्यादा समय लगा देता है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि आपका मैथमेटिक्स वीक है। तो हम वहाँ पर जिस मैथमेटिक्स की बात करते हैं वो उसके क्वालिटी की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स डैश वीक जो हम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको आर के साथ जाना पड़ता है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है। यानी कि ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है, उसको मैंने जस्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट, आई एम एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन पर भी मैंने बहुत सारा चर्चा किया था। जैसा कि आपको पता है कि ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला होते हैं। फार्मूला को जरा देख लीजिए। एक फार्मूला आपके पास होता है आर्टिकल प्लस एन। एन का आने का मतलब नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एंड होता है, फिर होता है आर्टिकल और फिर होता है आर्टिकल और फिर होता है एन। और ऐसी स्थिति में जो हमारा नाउन आता है आर्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया जाता है, यानी कि दोनों एनी के पहले अगर आर्टिकल है तो आने वाला नाउन जो है सिंगुलर हो जाता है। अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होता है, आर्टिकल प्लस एन प्लस एंड प्लस नो आर्टिकल हियर प्लस एन, यहाँ पर आर्टिकल अगर नहीं तो ऐसी स्थिति में हमारा नाउन जो है प्लूरल हो जाता है। इस बात को समझिए। जैसे सेंटेंस है द पटना एंड बिहार, द लिखते हैं, द बिहार यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, पटना और बिहार जो है यहाँ पर नाउन होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। और दोनों नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट है कि आगे जो है हमारा नाउन क्या होगा, सिंगुलर, इसलिए यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर लिखा है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, द पटना एंड बिहार
यहां पर हम यूनिवर्सिटीज के साथ जाएंगे। सवाल उठेगा ऐसा क्यों? तो यूनिवर्सिटीज के साथ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर पटना जो है सो एने है, बिहार एने है, और सिर्फ पटना के पहले आर्टिकल यूज किया गया है, बिहार के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, इसलिए आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के साथ जाना पड़ेगा। कन्फिग्रेशन आपको पता है, क्लास में हमने इसको डील किया है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। आई एम एन एग्जामिनर ऑफ, यहाँ से देखिए द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होने का वजह है कि यहाँ पर देखिए द पटना मतलब ये एने है, नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इसके पहले आर्टिकल है, लेकिन बिहार है जो कि एने है, नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, और इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये जो आगे वाला नाउन है वो प्लूरल होगा। यानी जैसे ही आप यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लिखेंगे कि आपका सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। समझ रहे हैं आप? समझने की कोशिश करें। टेस्ट योरसेल्फ चल रहा है नाउन चैप्टर का, पेज नंबर मैंने शुरू में बताया है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले, इसलिए देखिए कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। Noun is an important chapter and you must remember that if you want to have a good knowledge of the language English, you must have to go through the chapter noun. If you do not deal with the chapter noun, it's never going to happen that you are going to be expert in the language English. So be careful. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। The price of the book is 3.5 रुपीज। इनकरेक्ट, पता है आपको, करेक्ट करना है इसको। ये जो रूल है हमारा कौन सा रूल है? फ्रैक्शन वाला रूल है। आपको पता है कि फ्रैक्शन के केस में नाउन जो है निम्नलिखित के बगल में आता है, अतः इसको हम लिख सकते हैं 3 रुपीज एंड ए हाफ, और तब कहीं जाकर के ये सेंटेंस जो है सो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, this book's rules are easy। गलत है, इनकरेक्ट। क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि नॉन लिविंग के केस में जो हम पोजीशन का बोध करा तो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा द रूल्स ऑफ दिस बुक। जैसे ही आप लिखेंगे बाकी सारा चीज सही है कि आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। इस रूल को आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रेड किड्स एंड सेलीज पोएम्स। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने लिखा किड्स और सेलीज। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किड्स और सेलीज अलग अलग हैं। अच्छा, ये होता है ना कि इनकी कविताएं जो हैं, अगर ये दोनों मिलकर के कविताओं को लिखते हैं, अगर इन कविताओं पर इनका पार्टनरशिप होता तब हम ऐसे सेंटेंसेस को लिख सकते थे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है किड्स और सेलीज अलग अलग थे, इनकी अलग अलग कविताएं हैं, अतः ऐसे केस में आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। आपको लिखना पड़ेगा किड्स एंड सेलीज पोइम्स, यानी कि एपिस्ट्रॉफी का यूज दोनों जगह आपको करना पड़ेगा, किड्स पर भी और सेलीज पर भी, क्योंकि किड्स की अपनी कविताएं हैं और सेलीज की अपनी कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सी इज अ फाइन स्पोर्ट्स वुमन। पता चल गया होगा, इट्स एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। जब हम स्पोर्ट्समैन शब्द की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि स्पोर्ट्समैन कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन कहने का मतलब कि वो डुअल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, यानी बॉय कास्ट के लिए भी स्पोर्ट्समैन का यूज करते हैं और गर्ल कास्ट के लिए भी स्पोर्ट्समैन का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर कोई बॉय है तो भी हम उसको स्पोर्ट्समैन बोलेंगे, कोई गर्ल है तो भी स्पोर्ट्समैन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पर हम स्पोर्ट्सवुमन लिखें, क्योंकि ये क्या है, दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्पोर्ट्सवुमन नहीं लिख करके आप स्पोर्ट्समैन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज हैव स्प्रेड क्विकली। चलिए देखिए न्यूज के बारे में जानिए। न्यूज क्या होता है? सिंगुलर होता है। न्यूज इज ए सिंगुलर नाउन। जब नाउन आपका सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली वर्ब जो यूज करेंगे वो कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर। तत्काल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब है जो इस सेंटेंस को इनकरेक्ट बनाता है। करेक्ट करने के लिए आपको हैज लिखना पड़ेगा, हैज लिखेंगे सेंटेंस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर्जीज एंड
नोबिलिटीज हैव नो रिस्पेक्ट टुडे। इस सेंटेंस को देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों इनकरेक्ट है? तो ये जो क्लेर्जी और नोबिलिटी वर्ड होते हैं, जेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, क्लेर्जी, नोबिलिटी, ह्यूमनिटी, ये सब वैसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल होते हैं, मतलब पहले ही प्लूरल है, तो अब इसमें सीआईएस लगा करके या फिर और कोई टेक्निक्स यूज करके हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। आप इतना ही समझिए कि हमको यहाँ पर क्लेर्जी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हमको नोबिलिटी लिखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज माई कजन सिस्टर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कजन वर्ड जो होता है इसके साथ सिस्टर और ब्रदर का यूज नहीं करते हैं। कजन वर्ड भाई और बहन दोनों के लिए यूज हो जाता है, इसलिए आप सेंटेंस को लिखेंगे सी इज माई कजन और ऐसा लिखेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन अभी जारी रहेगा बनाना। टेस्ट योर सेल्फ के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से देखिए। अगर इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा होती रहेगी, और इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे अगर कोई सेंटेंस पहले से करेक्ट है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा। सारी बातों को देखेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और सीखने की कोशिश करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है वी कांट लिव विदाउट एयर्स। ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है तो समझिए। देखिए एक शब्द होता है एयर, एयर का मतलब होता है हवा, और एक शब्द होता है एयर्स, एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। क्या होता है? दिखावटी आचरण। लेकिन तत्काल जो आपका सेंटेंस है क्या बोल रहा है? वी कांट लिव विदाउट एयर्स। ये गलत है। यहां पर जो सेंटेंस को यूज किया गया है वो हवा के सेंस में यूज किया गया है, यानी कि एयर के सेंस में यूज किया गया है। अतः आप एयर्स को एयर में कन्वर्ट करें, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी इशूज हैव यू। हाउ मेनी इशूज हैव यू। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये क्या है? गलत है। गलत क्यों है? तो इशू का मतलब अगर बच्चा से होता है कि नहीं पूछते आपके कितने बच्चे हैं, तो वैसे केस में इशू को इशूज के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाता। इशू के बहुत सारे कंडीशंस हैं, दूसरे कंडीशंस में आप इशू को इशूज बना सकते हैं, लेकिन जब हम इशू से किसी के बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उसको इशूज नहीं बनाते, सीधे आपको इशू ही लिखना पड़ता है और यही करेक्ट होता है, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड्स। ये देखिए इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है कि वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, और वुड का मतलब होता है लकड़ी। सेंटेंस में हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? यह टेबल लकड़ी से बना हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर लकड़ी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लकड़ी के लिए आपको वुड लिखना पड़ता है, इसलिए वुड्स के सहारे अपना जाए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इमेज आर अनएम्प्लॉयड। ये गलत है। मोस्ट ऑफ द इमेज आर अनएम्प्लॉयड, ये गलत है। क्यों गलत है ये सवाल उठेगा। तो ये गलत इसलिए है यहाँ पर क्योंकि एमए शब्द होता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है। अच्छा, एमए शब्द के पोजीशन की बात जब आती है तो आप इसको इमेज लिखते हैं, लेकिन जब इसको प्लूरल बनाने की बात आती है तो इसका प्लूरल आप ऐसे करके बनाते, इमेज करके। तत्काल यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि ज़्यादातर इमेज जो है वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब यहाँ पोजीशन यानी अधिकार दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। अधिकार दिखाने का बात होता है कि जैसे इमेज की डिग्री या फिर ऐसा कुछ रहा था तो हम पोजीशन की बात करते, पोजीशन की बात करते तो एपोस्ट्रोफी वाले सिस्टम के सहारे जाते, लेकिन तत्काल यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं हो रही, इसलिए एपोस्ट्रोफी वाले तरीका का यूज नहीं करना, इस तरीका से हमको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा हेरफेर हो गया। ये 20 नंबर क्वेश्चन था, 19 में मिस कर गया था, तो अब 19 क्वेश्चन में सॉल्व करो। 19 क्वेश्चन, ही बॉट three pairs of shoes. It is an incorrect sentence.
इनकरेक्ट सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पेयर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो रूल होता है पेयर, डजन, 100, 1000, बिलियन, जो भी शब्द हैं, अगर इनके पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो आप इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। अतः सेंटेंस हो जाता है ही बॉट 3 पेयर ऑफ शूज, और ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, द पुअर्स एंड द 6 डिजर्व हेल्प, ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप समझ गए होंगे कि हम लोग द पुअर्स नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? द पुअर, और द 6 नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं? द सिक, ऐसा ही लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुअर, ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, यंग, ओल्ड, रिच, सिक, ये वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स के रूप में यूज होते हैं, और जब इनको नाउन के फॉर्म में हम लाते हैं तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, उसके साथ एस का यूज नहीं करते हैं। यानी कि पुअर का नाउन जो होता है द पुअर होता है, आप उसको पुअर से द पुअर्स करके न यूज करें। जैसा कंडीशन पुअर के साथ होता है, सेम कंडीशन ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, यंग, ओल्ड सभी शब्दों के साथ होता है। इसलिए कभी भी पुअर को पुअर्स लिखने की गलती ना करें, ब्लाइंड को ब्लाइंड्स ना लिखें, रिच को रिचेज नहीं लिखें जब हम उसके नाउन फॉर्म की बात करते हैं। नाउन फॉर्म में जब ले जाएंगे तो द पुअर, द ब्लाइंड, द डेफ, ऐसे करके हम सेंटेंसेस को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, दिस इज अ 5 हाइफन रुपीज नोट। ये क्या है? ये गलत है। जानते हैं क्यों गलत है? जैसे 5 हाइफन रुपीज नोट, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि हाइफन के बाद आने वाला नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है, इसको हमेशा आपको सिंगुलर करना पड़ता है। यानी कि रुपीज को जैसे ही आप रुपी बनाएंगे ये सिंगुलर हो जाएगा, सेंटेंस आपका सही। नेक्स्ट, द पीजेंट्री इज स्टिल वेरी पुअर, ये सेंटेंस भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? पीजेंट्री। पीजेंट्री आपको पता है कि प्लूरल वर्ड होता है, इसलिए जब नाउन प्लूरल हो तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल, यानी इज को आर में चेंज करना पड़ेगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यह भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है तो समझ लीजिए। ब्रेड है तो उसको हम लोग ब्रेड्स नहीं बना सकते हैं, ब्रिक है तो उसको ब्रिक्स नहीं बना सकते नॉर्मली। हाँ, पीस में हम काउंट कर सकते हैं, 10,000 पीसेज ऑफ ब्रिक या जो भी है वैसा करके हम लिख सकते हैं, लेकिन तत्काल आप समझिए कि ब्रिक को ब्रिक्स, ब्रेड को ब्रेड्स नॉर्मली नहीं बनाते हैं। अगर जब इसके करेक्ट सेंटेंस की बात होगी तो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ये जाकर के आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैड हर हेयर्स कट, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि हम लोग हेयर्स को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लेते हैं। हेयर को, यानी हेयर को हेयर्स नॉर्मल केसेस में तो नहीं लिखते हैं, इसलिए तत्काल यहाँ जो कंडीशन है यहाँ पर हम हेयर्स का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हेयर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बार्बर्स इज टू फुल ऑफ कस्टमर्स टुडे। इस सेंटेंस पर हमने अपने थ्योरी क्लासेज के दौरान ये सेम सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखलाया था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द बार्बर्स। आप देख सकते हैं गौर से कि बार्बर में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है, यानी पॉजिटिव नाउन है। जब पॉजिटिव नाउन की बात आती है तो पॉजिटिव नाउन हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है नॉर्मली, इसलिए पॉजिटिव नाउन को बिना नाउन का नहीं लिख सकते, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। करेक्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा द बार्बर्स शॉप। अब सवाल उठेगा कि शॉप शब्द क्यों लिखे, तो आगे जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कस्टमर शब्द का यूज किया गया है, जिससे ये बात पता चलता है कि कस्टमर्स और शॉप जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैंने शॉप लिखा इज टू फुल ऑफ कस्टमर्स टुडे, और ऐसा करने से हमारा सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटाज आर करेक्ट, ये सेंटेंस भी गलत है। गलत इसलिए है
कि एक शब्द होता है डेटम, ठीक है, और डेटम जो है लैटिन भाषा का वर्ड होता है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम डाटा का यूज करते हैं। तो डेटम से डाटा बनता है, डाटाज तो कुछ होता नहीं, तो डाटाज लिखना इनकरेक्ट है, आप इसको डाटा लिखिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब होता है कि वो वचन का पक्का आदमी है। यहां जो वर्ड है वो वचन के सेंस में आता है, और ऐसे भी एक फ्रेज है, तो फ्रेज में हम किसी प्रकार का चेंज नहीं करते, हमारा फ्रेज है ही इज ए मैन ऑफ वर्ड, ये हमारा सेंटेंस होता है। हम इसको वर्ड्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वर्ड का यहाँ पर मतलब वचन होता है। वर्ड का मतलब जब भी शब्द होता है तो कंडीशनली आप वर्ड को वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन वर्ड का जब भी कोई दूसरा मीनिंग आता है तो वर्ड को वर्ड्स आप नहीं बना सकते। वर्ड हमेशा वर्ड रहता है, इसलिए आप वर्ड को वर्ड्स नहीं बनाएंगे। सेंटेंस ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स के बजाय सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। टेस्ट योरसेल्फ चल रहा है, टेस्ट योरसेल्फ के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये सारे थ्योरीज मैंने आपको जो क्लासेस पीछे चले हैं उस क्लासेस में मैंने इन सारे थ्योरियों से डील किया है। आप उन थ्योरीज को देखिए, जब आप उन थ्योरीज को देखेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ नाउन या pronoun given in brackets। आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। मतलब करना कुछ इस प्रकार से है, जो ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको आपको भरना है दिए गए नाउन या प्रोनाउन के आधार पर। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है ऑल द dash have been checked। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में डाटा और डाटाज। अभी हम लोगों ने देखा है, इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से बना देंगे, क्योंकि डाटा का डाटाज कुछ होता ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आपको डाटा के साथ ही जाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर विल बी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट are the dash of selection। ऑप्शन में है आपके सामने क्राइटेरिया और क्राइटेरियंस। आप सवाल उठता है कि क्राइटेरिया के थ्रू जाएंगे कि क्राइटेरियंस के थ्रू जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, क्राइटेरियन एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, और इसको प्लूरल बनाने के लिए ओएन को ए से रिप्लेस करते हैं। मतलब क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है, तो क्राइटेरियंस तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए क्राइटेरिया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज ड्रॉन अप एंड डैश फॉर द मीटिंग। ऑप्शन में है एजेंडम और एजेंडा। सबसे महत्वपूर्ण बात, एजेंडम एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका प्लूरल हम यूएम को ए से रिप्लेस करके एजेंडा करके बनाते हैं। लेकिन एजेंडा के साथ एक खास कंडीशन है कि एजेंडा सब सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में यूज होता है। मॉडर्न इंग्लिश में हम एजेंडम का यूज अब नाउन के बराबर करते हैं, लेकिन अगर कहीं भी आपको एजेंडम का यूज सिंगुलर फॉर्म में आता है तो उसको गलत भी नहीं मान सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप एजेंडा के साथ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ लवली डैश इन कश्मीर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में है सिंस और एक है सीनरीज। सवाल उठता है किसके साथ आप जाएंगे, तो आप इतना जान लीजिए कि सीनरी जो है एक प्योर नाउन है, प्योर सिंगुलर नाउन है। तो प्योर सिंगुलर नाउन होने का मतलब कि सीनरी को सीनरीज तो आप बना नहीं सकते हैं, लेकिन सीन को सीन्स बना सकते हैं। तो सीनरी को जब सीनरीज नहीं बनाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो सीन्स के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही gave me several
पीसेज ऑफ डैश। ऑप्शन है आपके सामने इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशंस। आप समझ गए होंगे, आपको इंफॉर्मेशन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन एक प्योर नाउन है और प्योर नाउन होने की वजह से इंफॉर्मेशंस का यूज नहीं होता। नेक्स्ट, ही इज माई डैश। ऑप्शन में है कजन और कजन ब्रदर। तो आपको पता होना चाहिए कि कजन एक ऐसा शब्द है जिस कजन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कजन ब्रदर तो होगा नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा, तो आपको कजन के साथ जाना पड़ेगा। ये सारा थ्योरी हमने डील किया है, हमने आप पीछे की क्लासेस को देखिएगा नाउन चैप्टर को, तो आपको पता चलेगा कि सारे थ्योरीज को हमने डील किया है। और आज टेस्ट योरसेल्फ चल रहा है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस बुक से, एक एक क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। तो अब देखिए किस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस है, फिर सेशन को हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है, एवरीवन शुड डू डैश ड्यूटी। ड्यूटीज है, चलिए लिख देते हैं। ऑप्शन में है यहां पर हर, हिज और देयर। हर, हिज और देयर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देयर के साथ आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एवरीवन इज ए सिंगुलर प्रोनाउन। तो ये सिंगुलर है तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। लेकिन एवरीवन जो है, प्रत्येक जो है, ये सिर्फ फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आता है। तो आपको पता होगा जब कॉमन जेंडर, ये कॉमन जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव है, ये कॉमन नहीं मतलब कि डुअल जेंडर के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हमने जो नाउन एंड जेंडर नाम का टॉपिक आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बतलाया था जब बात डुअल जेंडर की हो, वैसा नाउन जो डुअल जेंडर को रिप्रेजेंट करता हो, जब डुअल जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर क्या होगी बातें, सिंगुलर या प्लूरल। तो सिंगुलर के केस में आप अकेले हिज के साथ जा सकते हैं, हालांकि आप किसके साथ नहीं जा सकते हैं, तो आप हर के साथ नहीं जा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सी इज ए डैश। ऑप्शन में है स्टेट्समैन और स्टेट्सवुमन। आप समझ गए होंगे, जैसा कि आपको पता है कि कॉमन नाउन के केस में यहां लड़का रहे लड़की रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम स्टेट्समैन को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, सी इज और डैश डॉक्टर। ऑप्शन है यहां पर लेडी और वुमन। ये थ्योरी मैंने डील किया था, लेडी और वुमन के बीच में डिफरेंस बताए थे आपको, और मैंने बोला था कि लेडी के बाद कोई कॉमन नाउन नहीं आता, यानी कि आप अगर यहां पर लेडी लिखते हैं तो लेडी डॉक्टर लिखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए आपको वुमन के साथ जाना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन नंबर, सी इज ए डैश। ऑप्शन में चेयरमैन या फिर चेयरवुमन। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कॉमन नाउन का मैटर है, तो यहां पर सी रहे ही रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कॉमन नाउन में यानी कि चेयरमैन के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडियंस हैव ब्लैक डैश। ऑप्शन में हेयर और हेयर्स। तो आप समझ गए कि नॉर्मली तो हेयर को हेयर्स हम बनाते नहीं है, हेयर को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं, इसलिए आप हेयर के सहारे जाएंगे। तो आज मैंने आरपी सिन्हा के बुक से नाउन चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तत्काल आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए चीज़ों के साथ, खास करके हो सकता है कि अगले दिनों में कुछ नए चीज़ों पर काम करूंगा। तब तक के लिए बाय।